प्यारे प्यारे बच्चे हैं और क्लास 9th एंड 10th के, तो हम लोगों ने स्पेशली सिर्फ आपको डेडिकेट किया है ये चैनल जो हमारा है, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा जस्ट 9th एंड 10th, ये आप लोगों को हमने डेडिकेट किया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है अपने ऐप स्टोर पे एंड यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको आपको करना है इंस्टॉल अपने फोन में। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा टू मैनेज योर गोल्स। आप लोग जैसे अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, क्लास 10th, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10th को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको दिखाएगा उसमें फ्री कोर्सेज, लेकिन जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस का जो आइकन है वो आपको करना है प्रेस। जब आप वो प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। अब ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन डन ऑफ अनअकैडमी। देखो, पहला आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, फिर आपको मिलेंगे सारे टॉप नॉच एडुकेटर्स जो आपके लिए एकदम डेडिकेटेड हैं, उनके सारे रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल इन अबंडेंस, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करता है, टू गेट योर मार्क्स इंक्रीज्ड। ठीक है, टू गेट योर परसेंटेज इंक्रीज्ड इन बोर्ड्स के लिए हम फोकस करेंगे, क्योंकि अभी आज मैं बात कर रही हूँ क्लास 10th के लिए, सो दिस वीडियो इज होनली एंड सोली डेडिकेटेड टू देम। ठीक है, फिर आपको मिलेंगे सैंपल पेपर्स, आपको मिलेंगे क्विजेस। अच्छा, आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा जस्ट 9th और 10th का प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ हमने रखा है इवेल्युएशन और लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे। मतलब हम पढ़ाएंगे और जब हम पढ़ा लेंगे उसके एंड में हम क्या करेंगे, आपसे क्विक रिवीजन करेंगे और साथ में पूछेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ताकि आपको ये जो हमारा जो वीडियो है, जो हमारा लेक्चर है, वो अच्छे से एकदम दिमाग में फीड हो जाए। राइट, चलिए, तो आप जब करेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट करना है। कितना करना है, ओनली ₹11,250 पर ईयर। दिस इज फॉर एन ईयर, ये एक साल का सब्सक्रिप्शन। इट्स वेरी चीप स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी चीप। और अगर आप अप्लाई करते हैं मेरा कोड PHAWANA भावना, जो कि वहां दिखा रहा है स्टेप 7 में, तो आपको मिलेगा एडिशनल 10% डिस्काउंट। यस, या दिस इज डिस्काउंटेड प्राइस। जो 11,250 रुपीज है, दिस इज आवर डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आ जाइए हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम आपको जल्दी से और क्या कर सके, रेडी कर सकें फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। राइट, चलिए, तो अब हम चलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की तरफ। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब होता है एक नेशन में, एक नेशन के अंदर लोगों को यूनाइट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हमारा नेशन है, राइट, तो हम इंडिया के लोग हम कैसे कहलाएंगे, मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन है, कैसे कहलाएंगे, ये हमारा एक कॉमन आइडेंटिटी है। हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमारी एक फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं इंडिया की। ठीक है, उन बाउंड्रीज के अंदर हम रहते हैं। हम एक कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज क्या है, वो हिंदी है। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो वी आर हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज। और हमारी क्या चलती है, कॉमन करेंसी चलती है। क्या चलती है, कॉमन करेंसी, इंडियन रुपी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये मिलके बनाते हैं क्या, एक नेशन स्टेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो नेशनलिज्म का शुरुआत हुई हमारे यूरोप में, वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, क्या हम नेशन स्टेट्स बना पाए या नहीं बना पाए, उसका हम पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से। जब आप अपनी बुक खोलोगे, एनसीईआरटी सबने परचेज कर ही ली होगी। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी, आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा डिडक्ट हो गया है, थोड़ी रिलीफ आपको दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली है, तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए,
तो अब क्या हुआ, अब हम पढ़ते हैं हमारी बुक। तो उसमें फर्स्ट पेज पे एक सुंदर सी पेंटिंग दी हुई है, देखें आप, राइट कॉर्नर में आपको दिखेगी एक सुंदर सी पेंटिंग। पेंटिंग के अंदर क्या है, कुछ लोग हैं, ऊपर से थोड़े जीसस क्राइस्ट हैं, एक स्टेचू खड़ा हुआ है, सब लोगों ने फ्लैग्स ले रखे हैं हाथ में, नीचे कुछ चीजों के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो ये सारी जो पेंटिंग है ये पोर्ट्रे करती है कोई मैसेज, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फेडरिक सोरियू की। फेडरिक सोरियू, ओके, ही वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। 1848 में उसने एक ड्रीम जो उसने देखा था, मतलब ड्रीम तो उसने पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने इसका विजुअलाइजेशन कब किया, 1848 में उसने एक सपना देखा। और उसका सपना क्या था, उसका सपना था द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब ये क्या है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो हमारी पूरी दुनिया है वो क्या हो, वो एकजुट हो, ठीक है। हर देश में हर लोगों के बीच में क्या हो, लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, और सब लोग आपस में जुड़े हो एक अच्छी सद्भावना के साथ। कोई लड़ाई ना हो, कोई वॉर्स ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो जो हमें एक दूसरे से अलग करें, ठीक है। ये उसका सपना था, ठीक है। उसने ये सपना देखा और उसने एक पेंटिंग के थ्रू उसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसके 4 पार्ट्स थे। तो वो पेंटिंग का ये जो पहला पार्ट है, ये पूरा पिक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा पिक्चर उसकी पेंटिंग का फर्स्ट पार्ट है, इसके भी 4 सब सेक्शन है ना। तो उसने वो पेंटिंग बनाई। अब जब उसने वो पेंटिंग बनाई तो अब उसमें क्या दिखाया, उसका जो ड्रीम था वही दिखाएगा। अब उसका ड्रीम कैसे उसने दिखाया, उसने दिखाया कि पहला जो सेक्शन है इस प्रिंटिंग का, आप देखिए एक लंबी सी लोगों की लाइन है, एक ट्रेन बनी हुई है लोगों की। In first print shows men and women of Europe and America. यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो इसमें ये पिक्चराइज कर रहा है। हर एज के, हर सोशल ग्रुप के, जितनी भी एज के लोग हैं, हर एज के लोग, और जितने भी सोशल ग्रुप से वहां जो चलते होंगे वो सारे सोशल ग्रुप्स के लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो मार्च कर रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन। एक लंबी सी ट्रेन उन्होंने बना रखी है और वो क्या कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आके रुक जाते हैं एक स्टेचू के पास। अब ये जो व्हाइट कलर का आपको स्टेचू दिख रहा है, ये है हमारी स्टेचू ऑफ लिबर्टी। क्या है ये, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, अब आप सोचेंगे ये फीमेल स्टेचू क्यों है, क्योंकि उस समय के जो आर्टिस्ट होते थे, राइटर्स होते थे, पोएट्स होते थे, वो लिबर्टी को, इक्वालिटी को, इन सब को क्या करते थे, वो एक फीमेल फिगर के रूप में देखते थे। मतलब वो ऐसे सोचते थे कि ये सब देवियां हैं, राइट। जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सोशलिटी, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, ये देवियां हैं। तो वो उनको एज ए फीमेल फिगर देखते थे, ठीक है। अब वो सारे अमेरिका के और यूरोप के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और स्टेचू ऑफ लिबर्टी के आगे अपना सर झुका रहे हैं, उनको होमेज यानी कि आदर प्रदान कर रहे हैं, और उसके आगे वो चले जा रहे हैं। अब जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, इसमें पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च, एक एनलाइटमेंट टॉर्च, मतलब जिससे वो सबकी जो सबकी लाइव्स है उसमें क्या कर देंगी, उजाला कर देंगी। और उनके पास एक चार्टर, एक पेज है, ऐसे लंबा सा एक पेज है, उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, राइट्स ऑफ मेन। जो ह्यूमंस है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनके सारे राइट्स लिखे हुए हैं उनके उस चार्टर के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है हमारे स्टेचू ऑफ लिबर्टी ने अपने हाथ में पकड़ रखी है, एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में चार्टर है, ठीक है, ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया, हमने देख लिया कि वो जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो, उनको मतलब एक लंबी सी ट्रेन बना रखी है उन्होंने, वो आ रहे हैं, आके उनके आगे झुक रहे हैं और फिर आगे चले जा रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में आप देखेंगे, जो नीचे आपको आगे का पेंटिंग के जस्ट आगे का एक ग्राउंड पे पार्ट देखो आप, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई हैं, किसी किसी चीज के टुकड़े पड़े हुए हैं, आपको दिखेंगे कि थ्रोन है, कोई उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई स्वॉर्ड्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, किसी फ्लैग के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं। ये सारे क्या थे, ये सारे थे रेसिडुअल्स, मतलब अवशेष। किस चीज के अवशेष, ये दर्शाता था कि ये सब जो बिखरी हुई चीजें हैं ये हैं रेसिडुअल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस।
जितने भी एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस थे, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब जो इंस्टीट्यूशन जो जैसे फॉर एग्जांपल मोनार्की आप कह सकते हैं, वो एक एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन था। कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन मतलब जिसकी ही उसी जैसे मोनार्की में क्या होता था, राजा और रानी की ही चलती थी, वैसे ही तो ये जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन था इनका इन्होंने परित्याग कर दिया। सब क्या हो गया, एक कॉमन इंस्टीट्यूशन में बन गया जिसका नाम क्या हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। मतलब इन्होंने कट्टरवादी जो समाज था, कट्टरवादी जो नीतियां थी, उन सबको इन्होंने बॉयकॉट करके और क्या बना दिया, एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ल्ड बना दिया। तो उसके जो बचे हुए राजा का टूटा हुआ मुकुट पड़ा हुआ है नीचे, और पुराने जमाने के जो फ्लैग्स चलते थे, राजा के फ्लैग्स, उसके टूटे हुए बिखरे हुए कपड़े और वो सब पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगी। चलो, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस पेंटिंग। अब इसमें क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड लेड द प्रोसेशन। ठीक है, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन दोनों ने क्या करा था, ये जो प्रोसेशन था, प्रोसेशन मतलब झांकी या बारात या रैली हम उसको कह सकते हैं। तो वो जो प्रोसेशन था इनका, जो इनकी रैली थी, उसको कौन लीड कर रहा था, उसको लीड कर रहा था अमेरिका। तो वो हर चीज को लीड करता है, राइट, उसकी शुरू से आदत है सबको लीड करने की। ठीक है, सॉरी, नो ऑफेंस, बट हाँ ठीक है, वो यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है वो उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, लीड कर रहे थे। अब ये क्यों लीड कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी क्या बन चुके थे, ये बन चुके थे नेशन स्टेट्स। क्या बन चुके थे, ये बन चुके थे नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर France identifiable by the revolutionary tricolor flag followed by Germany with red, black and gold flag. अब जो फ्रांस था, आपने क्लास 9 में पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी लोग थे, उनका जो रेवोल्यूशनरी फ्लैग था, ट्राई कलर फ्लैग, वो क्या कर रहा था, वो चल रहा था, वो पहचान में आ रहा था कि कैसे जर्मनी के पीछे, जो फ्रांस के लोग हैं वो कहाँ है, जर्मनी के पीछे चल रहे हैं। जर्मनी का जो फ्लैग है वो कौन से कलर का है, रेड, ब्लैक और गोल्डन फ्लैग। ये जस्ट आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे जो दो फ्लैग दिख रहे हैं, ये किसके हैं, जर्मनी के। और उसके पीछे जो ट्राई कलर फ्लैग्स हैं वो किसके हैं, वो है फ्रांस के। तो स्टेच्यू ऑफ सबसे पहले आगे चल रहा था अमेरिका, फिर चल रहा था स्विट्जरलैंड, फिर चल रहा था हमारा जर्मनी, फिर चल रहा था हमारा फ्रांस। ये सब लोग ऐसे लाइन में चल रहे थे। ठीक है, अब ये चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। ये सब जो चीजें थी ये विजुअलाइज कर रही थी कि हाँ, अब हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की तरफ जल्दी ही बढ़ जाएंगे और हम क्या हासिल कर लेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हासिल कर लेंगे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हम हासिल कर लेंगे, जहां पे लोगों का राज होगा इंस्टेड ऑफ एनी अनदर एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। ना ही वहां मिलिट्री का राज होगा, ना ही वहां राजा का राज होगा, वहां किसका राज होगा, वहां होगा लोगों का राज। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो दिखा रहा है कि जो अबव हेवन, हेवन से या आसमान से आप देख सकते हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो इनके गॉड हैं, वो सेंट्स, वहां के संत, और एंजल्स, जो फरिश्ते हैं, वो सब लोग ये ब्यूटीफुल जो नजारा है, जो ब्यूटीफुल सीन है, इसको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी ये सोरियो के प्रिंट में थी। अब चलो हम आगे चलते हैं। नेशन स्टेट में आपको समझा देती हूँ कि भाई इतनी देर से जो बात चल रही है नेशन स्टेट की, बनाना चाहते हैं नेशन स्टेट, तो होता क्या है। A nation state refers to a country with well-defined, delineated boundaries resided by people with a similar culture, shared history, and ethnic character. It is also supposed to have a government of its choice. The people in the nation state are supposed to have unity, strength, and cooperation. चलो, इतना सारा पढ़ लिया, अब समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नेशन स्टेट बनाने के लिए तीन चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखनी है कि ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला क्या, सिमिलर कल्चर। ठीक है, मैं हूं, आप हैं, हमारा क्या है, इंडियन कल्चर है, हमारा कल्चर जो है वो सेम है। रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो लोगों का क्या होना चाहिए, सिमिलर कल्चर होना चाहिए, उनकी कल्चरल वैल्यूज जो है वो एक जैसी होनी चाहिए।
ठीक है, किसी भी एक रीजन को, किसी भी एक नेशन स्टेट को बनाने के लिए। दूसरा, शेयर्ड हिस्ट्री। मैंने और आपने, हमने सेम हिस्ट्री शेयर की होनी चाहिए। मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन है, मेरी भी वही हिस्ट्री है जो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। मेरे फोर फादर्स ने भी फ्रीडम फाइटिंग में कभी पार्ट प्ले किया होगा, आपके फोर फादर्स जो रहे होंगे उन्होंने भी फ्रीडम फाइटिंग में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया होगा। तो हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं सेम है, राइट। और तीसरा क्या होना चाहिए, एथनिक कैरेक्टर। एथनिक कैरेक्टर होना चाहिए, सब लोगों का जो एथिक्स है, जो उनकी वैल्यूज है, जो उनके मॉरल्स है, वो सब कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। मतलब ये तीन चीजों से मिलके ही आप नेशन स्टेट बना सकते हो। एक डिटरमाइंड बाउंड्री होगी उसकी, ठीक है। फिर क्या होगा, जो यह नेशन स्टेट है इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो होगी वो लोगों की चॉइस की होगी, ठीक है। मतलब अपनी चॉइस से लोग गवर्नमेंट वहां पे बना सकते हैं। The people of a nation state are supposed to have unity, strength and cooperation. ये तीन चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों में यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, या उनमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की सद्भावना नहीं होगी, तो कैसे देश चलेगा, राइट। अगर मैं हूं और आप हैं, अगर हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो क्या आप मेरी बात मानोगे, नहीं। क्या मैं आपकी बात मानूंगी, नहीं। लेकिन अगर हमें कोई चीज बनानी है तो किसी चीज को बनाने के लिए हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे कि 5 उंगलियां अगर अलग अलग रहें तो क्या ये मुक्का मार सकती हैं, नहीं। लेकिन अगर ये एक हो जाए तो क्या ये मुक्का मार सकती हैं, पंच कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। तो वैसे ही ये नेशन स्टेट के, ये नेशन के, किसी भी देश के अलग अलग लोग हैं, और ये अलग अलग लोग जब एक जैसे एक साथ जुड़ जाते हैं, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, उनमें कोऑपरेशन आ जाता है, उनमें यूनिटी आ जाती है, तब बनता है क्या, नेशन स्टेट, राइट। अब पहले अलग अलग देश थे, फिर उन अलग अलग देशों में क्या थी, अलग अलग डायनेस्टीज चलती थी, ठीक है। अलग अलग रूलर्स होते थे, अलग अलग वहाँ के कल्चर्स होते थे। मतलब एक ही, अगर आप कोई फ्रांस है अगर मान लो, तो फ्रांस में भी 2-3 तरह की डायनेस्टीज होंगी। जर्मनी है तो वहां पे भी 2-3 तरह की डायनेस्टीज होंगी, 2-3 तरह के अलग अलग राजा होंगे, और सबका राज अलग होता था, सबका रूल अलग होता था। लेकिन जब नेशन स्टेट बनाने की बारी आई तो सारे सब लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर उसमें रोल प्ले किया। चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये नेशनलिज्म था, इसका आइडिया आया कहाँ से, इसका आइडिया आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9 में पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, कब हुआ था, 1789 में उसकी शुरुआत हुई थी, 14 जुलाई को, राइट। तो अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वहां से बाकी के जो दुनिया के लोग हैं, बेसिकली हम यहाँ पे यूरोप की बात करते हैं क्योंकि यूरोप उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। तो जो यूरोप था वहां पे एक लहर सी दौड़ गई, हाँ, सबके बीच में आप कह सकते हो कि बातें होने लगी कि हमें भी फ्रांस के जैसे रेवोल्यूशन करना है, और फ्रांस के जैसे क्या स्थापित करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क स्थापित करना है, ठीक है, या फिर हमें डेमोक्रेसी स्थापित करनी है। अब क्या हुआ, चलो थोड़ा सा अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन में चलते हैं। कब स्टार्ट हुआ था, 1789 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे सोवेरेनिटी थी, जो पावर थी, वो कहाँ से शिफ्ट हो गई, मोनार्क से कहाँ शिफ्ट हो गई, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स में। मतलब जो फ्रेंच सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने मिलके क्या बनाई थी, एक नेशनल असेंबली बनाई थी, याद है आपको। तो नेशनल असेंबली जो बनी थी वो उन लोगों ने वहां पे रूल किया, और उन्होंने क्या लाया, डेमोक्रेसी लेकर आए। तो जो इनकी सोवेरेनिटी थी, जो उनकी राइट टू रूल थी, जो उनकी पावर ऑफ रूलिंग थी, वो कहाँ से शिफ्ट हो गई, मोनार्की से, यानी राजा से, राजतंत्र से, वो कहाँ चली गई, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास, ठीक है। ये इसका परिणाम हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। अब क्या था वहां पे, आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था। जब लोग एकजुट होते हैं, वो एकजुट कैसे होंगे, जब आप सोचोगे नहीं यार ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, हम लोग सब आपस में एक ही हैं, तो इसका काम होगा तो भी मेरे लिए अच्छा है, इसको कोई बेनिफिट्स होंगे तो भी मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का उन लोगों के दिमाग में हमेशा से एक आइडिया था कि हाँ, जैसे ला पेत्रे द फादरलैंड की, ये जो हमारी जमीन है ये हमारी है, ये देश जो है ये हमारा है। ले सिटियोनी, जो वहां के सिटीजन्स थे कि हम सब एक हैं।
ये उनके दिमाग में पहले से ही चलता हुआ आ रहा था कि ये कलेक्टिव आइडिया वो लोग सब साथ में लेके चलते थे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वहाँ का जो किंग था, वहाँ का जो एम्परर था लुई 16, उसने सब लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। ठीक है, अब जैसे मैं एक गुस्से वाली टीचर हूँ, ठीक है, मैंने आपको कोई टास्क दे दिया, अब आप उससे परेशान हो गए, या और मैंने आपको बहुत डांटा, आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया तो ठीक है। अब जो आपका फ्रेंड है उसको भी मैंने बहुत डांटा, उसका भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब आप दोनों, चलो फ्रेंड नहीं भी है, आपका नॉर्मल क्लासमेट है, ठीक है, अब आप दोनों क्या करोगे, मिलके एक ग्रुप बना लोगे, बोलोगे ये मैम को तो हमें लाइक नहीं देना, ऐसे बोलोगे, राइट? अगर आपको मैं गुस्सा करूंगी या मैं आपको स्कॉल्ड करूंगी तो वैसे ही वहां के लोगों ने क्या किया, वो जो लुई 16 था उसके खिलाफ सब हो गए, और जब उसके खिलाफ वो लोग हो गए तो वो आपस में जुड़ गए, उनके अंदर क्या आ गई, एकता आ गई, चाहते ना चाहते हुए। मतलब जैसे चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं ना, हाँ राइट, ये भी चोर ये भी चोर, ये दोनों आपस में भाई, ठीक है, ऐसे पुलिस पुलिस आपस में भाई, तो वैसे ही जो वहां के लोग थे वो आपस में यूनाइट हो गए, ठीक है। तो उनमें ला पेत्रे और ले सिटियोने, ये दोनों फीलिंग्स उनके अंदर बहुत ज्यादा इमर्ज हो गई। फिर क्या हुआ, फिर वहां बनी नेशनल असेंबली। जब मैंने बताया ही आपको, जब वो आपस में भाई भाई इकट्ठा हो गए तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दी नेशनल असेंबली। जिसको कौन लीड करता था, जिसको लीड करता था मीराबू और अब्बे सियासी, ये दोनों उसके लीडर्स थे, राइट। तो अब जब उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई तो उन्होंने एक कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम हमारे फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बना देंगे, मतलब जो हमारा राजा है उसकी पावर्स को जब तक हम लिमिट नहीं कर देंगे, उसको जब तक हम बंधन में नहीं बांध देंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, और ये जो हमारा फॉर्मेशन है, ये जो हमारी नेशनल असेंबली है, इसको हम तब तक नहीं तोड़ेंगे। तो नेशनल असेंबली बनी। फिर वहां पे क्या हुआ, फिर वहां पे जो राजा था उसको लिमिट, उसकी पावर्स को उन लोगों ने लिमिट कर दिया। फिर अच्छी अच्छी ओथ्स लोगों ने ली, ठीक है ना, शपथ ली कि मैं शपथ लेता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन हम बना के रहेंगे, ठीक है। फिर उसी टाइम पे क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, कॉलोनियल मूवमेंट भी चलते थे, और उसके अलावा वहां पे क्या चलता था, वॉर्स भी चलती रहती थी, आपस में खींचतान चलती रहती थी देशों के बीच में। तो लोगों ने वहां पे हाइम्स भी गाए। और हाइम्स क्यों उन्होंने गाया, चलो देश के बीच में लड़ाई चल रही है वो एक जगह ठीक है, पर देश के अंदर जो लड़ाई चल रही थी उसको जिंदा रखने के लिए, उस रेवोल्यूशन की आग को जिंदा रखने के लिए हाइम्स कंपोज किए गए, ठीक है। ऐसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आप कह सकते हैं जो उन लोगों ने कंपोज किया ताकि लोग उसे सुने और उनके अंदर जोश भर जाए कि नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। फिर फाइनली क्या हुआ, फिर फाइनली ये हुआ, जो लुई 16 था उसको लोगों ने मार दिया, उसे क्या बोलते, सजा मिल गई, उसको गुलिटन कर दिया गया। फिर उसके बाद वहां पे आया नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो वहां का मिलिट्री हेड था। अच्छा चलो, नेपोलियन के पहले हम छोटी सी एक चीज और पढ़ लेते हैं। जब फ्रांस जो है वो नेशन स्टेट बना, किसकी वजह से बना, नेपोलियन की वजह से बना। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन था वहां का मिलिट्री हेड, ठीक है। उसने क्या किया था, हमारा जो फ्रांस है उसको बचाया था बाहर के जो देश थे उनके हमले से और उनके कॉन्कर होने से, ठीक है। अब नेपोलियन आ गया, वहां का राजा नहीं रहा, तो अब नेपोलियन ही वहां का क्या बन गया, राजा बन गया। जब नेशन स्टेट बना फ्रांस तो वहां पे कुछ चीजें अच्छी हुई। क्या क्या अच्छी हुई, एक तो जो नेपोलियन था उसने क्या कर दिया, उसने फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज कर दिया, कि अब फ्रांस की जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच होगी, मतलब सब लोग अब फ्रेंच में ही बात करेंगे, ठीक है। फिर उसने कर दिया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो वहां का लोग, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको उसने क्या किया, उसने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब जो पावर है अब वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में है। मतलब कि अगर किसी को कोई काम है तो इधर आके ही उसको करना पड़ेगा, हर कोई अपनी अपनी मर्जी नहीं चला सकता, एक उसके लिए पूरा कम्युनिटी बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है, राइट। और जो लॉज थे वहां के उन सबको उसने यूनिफॉर्म कर दिया, सबके लिए एक जैसे लॉज कर दिए, ठीक है। किसी को भी ना ज्यादा बेनिफिट, किसी को भी ना कम बेनिफिट।
इंटरनल कस्टम्स और ड्यूज जो थे उसको उसने अबॉलिश कर दिया, जैसे कि टिथेस और टेल, ये सब तो बहुत पहले अबॉलिश हो गए थे, लेकिन फिर भी जो टैक्सेस राजा लेता था उन सब टैक्सेस को, या जो मेनोरियल ड्यूज होते थे जो लेबर्स के, थर्ड स्टेट के लोगों के, उस सबको भी उन्होंने क्या किया, उनको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, फिर उसने एक चौथा सबसे अच्छा काम किया। वो काम क्या था, उसने किया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जो वेट्स और मेजर्स होते हैं ना, तराजू जैसे हो गया, वेट्स हो गए, ठीक है, तो वो पहले अलग अलग होते थे हर जगह के हिसाब से, मतलब मेरा 1 किलो अलग, आपका 1 किलो अलग, ऐसे होता था। तो उसने, नेपोलियन ने क्या किया, सारे जो वेट्स और मेजर्स थे उसको यूनिफॉर्म कर दिया, मतलब जो मेरा 1 किलो है वही आपके लिए भी 1 किलो है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो ऐसे बना हमारा फ्रांस जो है वो नेशन स्टेट। क्या होता है, जैसे कोई भी एक्टिविटी हुई, फॉर एग्जाम्पल आपकी आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, ठीक है, अब आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, आप 5-6 लोग दोस्त हो, 2 लोगों में आपस में लड़ाई हो गई। अब 2 लोगों में जैसी लड़ाई हुई, तीसरा आएगा, अरे यार भाई उनके बीच तो लड़ाई हो गई, और तेको पता है उनके बीच लड़ाई हो गई, अरे तेको पता है उनके बीच लड़ाई हो गई, ऐसा। तो जो बातें हैं, जो खबरें होती हैं, जो र्यूमर्स तो चलो ठीक है, र्यूमर्स भी बहुत जल्दी फैलते हैं, लेकिन किसी भी चीज की जो भी खबर है, जो न्यूज है, वो ऐसे चुटकियों में हवा की तरह तैरती हुई जाती है, उड़ती हुई जाती है और लोगों के बीच में पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, जैकोबिन क्लब्स बने थे। हाँ, ये फ्रांस में भी बने थे, जो पेरिस था वहां पे भी बने थे। फिर जैसे क्या हुआ, जैसे ही न्यूज ऑफ इवेंट स्प्रेड होने लगी कि भाई पेरिस में ऐसा ऐसा हो रहा है, लोगों ने बेस्टाइल को तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, वो लोग वहां पे डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली है, और उन्होंने वहां के राजा को जो है वो बुलेटिन कर दिया है, और ये सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। तो ये जो बातें थी, ये बहुत ही फटाफट आग की तरह फैलती गई बाकी के जो सिटीज थे फ्रांस के, उनमें भी। ठीक है, अब जब बातें फैली, अब कोई अगर दुखी है और उसको मिल जाए कि हाँ ये मेरा सोल्यूशन है, और उससे वो अपना दुख कम कर पाए, तो दूसरा दुखी उसको देखकर भी सोचेगा अच्छा ये मैं भी अपनाता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, चलो दुखी की नहीं तो भी, अगर कोई ऐसी ट्रिक आपको मिल जाए, ऐसे टिप्स आपको मिल जाए जिसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो जाए, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर हो जाए सोशल साइंस में, तो आप क्या चाहोगे, अगर मैंने वो टिप आपको दी तो आपका फ्रेंड क्या चाहेगा, ये टिप मुझे भी मिल जाए। हाँ, ऐसे ही होता है। तो क्या होता था, तो फ्रांस के जो बाकी बचे हुए जो सिटीज थे, जो दूसरे सिटीज थे, उनमें भी ये बात बहुत जल्दी आग की तरफ फैलती गई कि भाई वहां तो ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, और वहां पे क्या हो गई है, वहां पे हो गई है डेमोक्रेसी की स्थापना। तो जैकोबिन क्लब्स ये होते थे पॉलिटिकल क्लब्स, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें होती थी, गॉसिप क्लब्स नहीं होते थे, या किटी पार्टी क्लब्स नहीं होते थे, ठीक है, एंटरटेनमेंट क्लब्स नहीं होते थे। यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ लोग बातें करते थे। कौन कौन लोग होते थे, वो स्टूडेंट होते थे, मिडिल क्लास के, जो एडुकेटेड पीपल होते थे, जो समझदार, जिनमें समझ होगी किसी चीज को करने की, वही तो ये सब करेगा, राइट, सॉरी। तो वहां होते थे कौन, स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास के एडुकेटेड लोग, एडुकेटेड पीपल। तो अब वो सब क्या करते थे, वो डिस्कशन करते थे कि भाई अब हम हमारे सिटी को, या अब हम हमारे स्टेट को कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन दिलाएं, या कैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट हम बना सके। ठीक है, ये होता था। अब होती थी, जैसे वॉर्स होती थी, वॉर्स तो कंटिन्यूसली चल ही रही थी, तो जो फ्रांस की जो आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी जो थी, वो हर जगह जाती थी, जिस भी कंट्री में वो गई, जैसे हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई, इटली गई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जा जाके हर जगह अपने शौर्य गाथाएं सुनाना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, हमने तो ऐसे नेशनलिज्म लाया, हमने तो ऐसे रिवॉल्यूशन लाया। तो वो अपने बखान करती जाती थी, जिस भी कंट्री में वो जाती थी, उस कंट्री में वो अपने किस्से कहानियां सुनाते रहते थे। ठीक है, तो अब वो किन किन कंट्रियों में गए, होलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, और इटली के बहुत सारे पार्ट्स में गए। कब गए, 1790s में गए। ठीक है, तो अब ये किस्से कहानियां वहां तक पहुंच गई। चलो, थोड़ा सा पहले हम फ्रेम में आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट की। हाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो मिलिट्री हेड था फ्रांस का। कहाँ का मिलिट्री हेड था, फ्रांस का। 1804 में
1804 में उसने खुद को एज ए एम्परर ऑफ फ्रांस क्राउन कर लिया। ठीक है, 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, और 1804 में उसने क्या कर दिया, अपने आप को राजा बना दिया। तो जब उसने राजा बनाया तब उसने क्या किया, जितने भी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थे उन सबको उसने कॉन्कर कर लिया। ऐसे तो कोई राजा बन नहीं जाएगा। ठीक है, राजा कोई कब बनेगा, जब वो लड़ाई करेगा, जब वो जीतेगा। ठीक है, तो जो नेबरिंग कंट्रीज थे, जो यूरोप के और भी उसके अड़ोस पड़ोस के देश थे, फ्रांस के अड़ोस पड़ोस के, उसने क्या किया, उसने वो सारे देशों के साथ वॉर किया और उन सबको जीत लिया। रिटर्निंग ऑफ मोनार्की डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। अब ये जो नेपोलियन महाराज थे, ये थोड़े थोड़े अच्छे भी थे और थोड़े थोड़े बुरे भी थे। ठीक है, अब अच्छे क्यों थे वो मैं भी बताती हूँ, लेकिन बुरे क्यों थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डेमोक्रेसी थी, जो 1789 से लेकर 1804 के पहले तक जो डेमोक्रेटिक कंट्री, जो डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट था फ्रांस, उसको इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया फिर से मोनार्की। ठीक है, वापस से अब जो डेमोक्रेसी थी वो चली गई। जैसे ही नेपोलियन राजा बना, क्या आ गई, मोनार्की आ गई। किसका राज हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट का राज हो गया। अब नेपोलियन ने, अब जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा था, थोड़ा थोड़ा बुरा था। ठीक है, बुराई सब में होती है, अच्छाई भी सब में होती है, उसने दोनों बराबर काम किए। ठीक है, तो अब उसने अच्छे काम क्या किए, कुछ अच्छे कामों की लिस्ट उसने ये जो की, उसने बनाया एक नेपोलियन कोड, नेपोलियनिक कोड, या जिसको कहते थे लोग सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का एक सिविल कोड उसने बनाया। अब इस कोड के अंदर उसने क्या बनाया, इस कोड के अंदर उसने रखे 3 मेन पॉइंट। हाँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी थे वो 3 मेन पॉइंट इसने इसके अंदर रखे। पहला, नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब तक क्या होता था फ्रेंच सोसाइटी में, प्रिविलेज मिलता था ना बाय बर्थ, क्लर्कीज को और नोबेलिटीज को। हाँ, उनको मिलता था कि आप बचपन से आप पैदा हुए हैं, तो पैदा होते आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो तो आपके लिए काम ही करते रहेंगे, आपके पास क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े मेंशंस होंगे, लैंड्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगे। ठीक है, आप दूसरों पे हुक्म चलाना और मजे उड़ाना। तो उसने क्या किया, जो भी प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ वाले, उसने सब अबॉलिश कर दिए, सबको खत्म कर दिया। बोल दिया अब किसी को भी बर्थ के बेसिस पे, मतलब अगर आप नोबेलिटी में पैदा हुए हो या क्लर्गी में पैदा हुए हो, तो भी आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। राइट। सेकंड पॉइंट उसने क्या किया, सेकंड उसने किया इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो लॉ है, जो कानून है उस देश का, उसकी नजर में सब एक समान है। ना मैं, ना आप ज्यादा बड़े हो, ना मैं ज्यादा बड़ा हूं। जो कानून है हमारा, उसके लिए सब लोग एक समान है। ठीक है, सबको एक जैसा ही देखा जाएगा, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। फिर आए राइट टू प्रॉपर्टी। अब क्या था, पहले वहां क्या होता था फ्रांस में, आपने पढ़ाई होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड होता था, वो सारा किसके पास होता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास। हाँ, उसके बाद फिर जो बड़े बिजनेसमैन, बड़े लैंड ओनर्स थे, उनके पास होता था। तो बेचारे जो पेजेंट्स, आर्टिसंस, या जो स्मॉल लैंड लेबर, जो स्मॉल लेबर्स थी, या स्मॉल लैंड ओनर्स थे, उनको कोई प्रॉपर्टी का अधिकार ही नहीं होता था। ठीक है, क्या होता था कि आप, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको उसके लिए रेंट देना पड़ेगा, आप यूज कर लो। आपको फार्मिंग करनी है, आप किसी से जाके उधार लेके आ जाओ, वो आपसे बड़ा बड़ा अमाउंट वसूल करेगा एज ए इंटरेस्ट, और जो बचेगा आपको वो आप अपने पास रख लो। ठीक है, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने बोला कि अब सबको राइट टू प्रॉपर्टी है। मतलब आप अगर कोई खरीद रहे हैं अपनी मेहनत से, कोई प्रॉपर्टी या कोई जमीन अगर आप खरीद रहे हैं, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक रहेगा, आपको उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा। और जो इतना सारा जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास, वो भी उसने क्या कर दी, क्योंकि उन्होंने हड़पी तो अल्टीमेटली थर्ड स्टेट के लोगों से ही थी, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, कि भाई अब से सब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपनी अपनी जमीन, अपने अपने घर मकान सब लोग रख सकते हैं। तो ये 3 चीजें थी जो नेपोलियन ने अपने नेपोलियनिक कोड में या अपने सिविल कोड में रखी थी। पहली, नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ, दूसरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट। अब ये कुछ बेनिफिट्स थे, उसके सारे अच्छे पार्ट देख लेते हैं, फिर उसके गंदे पार्ट देखेंगे। ठीक है,
अब बेनिफिट्स क्या हुए? फ्रांस के जो लोग थे उनको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए नेपोलियन के आने से। हाँ, मतलब वो सर्वाइवर बन के आया। ठीक है, उसने डेमोक्रेसी हटा दी पर कोई बात नहीं, लोग खुश थे कि उसने ये चीजें करी उनके लिए। क्या करी? सबसे पहला तो उसने आते ही सबसे अच्छा जो काम किया वो क्या किया? फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। किसको अबॉलिश कर दिया? फ्यूडल सिस्टम को। बताया था आपको फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा था। अच्छा, फिर से बता देती हूँ। फ्यूडल सिस्टम होता था कि जात पात के या लैंड के बेसिस पे भेदभाव करते थे वहां के लोग। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो गया फ्रांस में, नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया। फिर पेजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम मेनोरियल ड्यूज एंड सर्फडम। अब जो पेजेंट्स थे वहां के, ठीक है, जो गरीब किसान थे, उन लोगों को क्या कर दिया गया? उन लोगों को फ्री कर दिया गया मेनोरियल ड्यूज से और सर्फडम से। सर्फडम मतलब होता है फ्यूडल सिस्टम के अंदर ही अगर आप किसी और से जबरदस्ती अपने लैंड पे काम कराते हो तो उसे कहते हैं सर्फडम। किसी को नौकर बनाते हो तो उसे कहते हैं सर्फडम। ठीक है, तो और मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं? जो उनके जैसे अगर आप काम कर रहे हो तो उनके काम के लिए भी लोग उनसे टैक्स वसूलते थे थर्ड स्टेट वालों से। तो उनके जितने भी ड्यूज थे और जो भी उनका सर्वडम था उस सब से उनको आजाद कर दिया। किसने आजाद किया? नेपोलियन ने। किसको आजाद किया? पेजेंट्स को। तो पेजेंट्स भी खुश। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम अगर हट गया तो सर्वेंट्स और लोअर क्लास के थर्ड स्टेट वाले सारे लोग खुश। ठीक है, फिर हट गए मेनोरियल ड्यूज और सर्वडम तो कौन खुश? पेजेंट्स खुश। फिर गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस होते थे कुछ, वो भी उन्होंने वहां से हटा दिए। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो है वो मैं आपको फर्दर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस याद रखो कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो थे वो भी उन्होंने अबॉलिश कर दिए। फिर क्या किया नेपोलियन द ग्रेट ने? उसने किया ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको इम्प्रूव। ठीक है, उसने क्या किया? अच्छे अच्छे रोड्स बनाए, अच्छी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दी लोगों को, कम्युनिकेशन के लिए उसने बेटर चीजें कर दी। राइट, तो उससे क्या हुआ? वहां की इकोनॉमी जो थी वो डेवलप हुई, वो जो देश है वो डेवलप हुआ। अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट है तो आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी से काम है, पहले क्या होता था, अगर आपको किसी से कोई काम है तो आप उसको लेटर लिखते थे, फिर एक आदमी घोड़े पे या हाथी पे, घोड़े पे ही जाते थे मोस्टली, बैठ के जाता था इतनी दूर जहां तक भी होता था। फिर वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन में जब वहां पहुंचता था, फिर वो पहुंच के लेटर पढ़ता था, तब तक तो पता चलता था कि वो जो काम के लिए लेटर भेजा था वही हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया? उसने किए यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स उसने इंट्रोड्यूस किए। मतलब सारे लॉज जो हैं सबके लिए वो बराबर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसने क्या किया? यूनिफॉर्म लॉज कर दिया कि मेरे लिए जो लॉ है वो ही तुम्हारे लिए लॉ है, किसी के लिए कोई अलग से नहीं है लॉ। ठीक है, और उसने जो मेजर्स और वेट्स थे, क्योंकि क्या होता था, अगर मान लो आपको ट्रेड करना है, हाँ, मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, मैंने बोला आप मुझे 1 किलो गेहूं दे दो और मैं आपको 1 किलो चावल दे देती हूँ। ठीक है, या 1 किलो गेहूं आपको खरीदने हैं, मैंने बोला कि 100 रुपए के हैं, तो आप मेजर करोगे, बोलोगे मेरे यहाँ तो ये 98 किलो ही है, तो मैं 2 किलो के पैसे ज्यादा क्यों दूं? तो ऐसे ही होता था। तो उसने क्या किया? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने जाते थे, तो किसी कंट्री में या किसी जगह पे कुछ और मेजर्स, किसी जगह पे कुछ और मेजर्स, है ना। जैसे कपड़े की लेंथ को अगर हम मेजर करें, इसमें एक एग्जांपल दिया है एलए का। एलए जो था वो टर्म यूज किया जाता था, मेजर यूज किया जाता था टू मेजर क्लोथ्स, कपड़े की लंबाई को मेजर करने के लिए। तो कहीं पे वो 65.1 मीटर होता था एक उसका, हाँ, 1 मीटर मतलब एक एलए की वैल्यू, कहीं होती थी 54.4, कहीं होती थी 53। तो ऐसे हर जगह वो कपड़ा अलग अलग मेजर होता था, जिससे क्या होती थी, जिससे प्रॉब्लम आती थी गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स और कैपिटल को वैल्यू करने में। हाँ, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पहले इतने टैक्सेस होते थे। आप हमारे सिटी में एंटर हुए तो आप टैक्स दो, आप कितना सामान लेकर आ रहे हो आप उस सामान के ऊपर टैक्स दो, आप इसे कहाँ बेचोगे आप उस बेचने के ऊपर टैक्स दो। ठीक है, तो हर कोई अपने टैक्सेस वसूलता रहता था हर एक छोटे 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 पॉइंट पे। तो उसने इन सब चीजों को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया, और वेट्स और मेजर्स को उसने यूनिफॉर्म कर दिया।
फिर उसने जो सबसे अच्छा काम किया वो उसने किया, कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस्ड। उसने एक सिंगल करेंसी सबके लिए बना दी कि भाई आज से यही करेंसी है, यही चलेगी। ठीक है, एक सिंगल कॉमन करेंसी हो गई कि अगर कुछ खरीदना है तो भी तुम्हें ये रुपया देना पड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो भी तुम्हें रुपया देना पड़ेगा। तुम अलग अलग करेंसी उसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के लोगों को दिए। अब क्या हुआ, अब उसका जो बुरे चीजें थे वो मैंने आपको बताई दी, उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। हाँ, फिर क्या हुआ, जब कोई एक नई चीज आती है ना तो सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ये तो नेपोलियन है, ये हमारे लिए मसीहा बन के आया है, ये हमारे यहाँ पे सब कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन क्या हुआ, जो नेपोलियन था जब वो राजा राजा बना तो उसके अंदर एक रूल करने की, हर किसी पे अपना राज चलाने की जो इच्छा थी वो सारी जाग गई। ठीक है, अब उसने क्या क्या किया, क्यों वो उसका डाउनफॉल हो गया। उसका डाउनफॉल होने के जो टोटल थे वो मेन 3 कारण थे सबसे इम्पोर्टेंट। पहला था इंक्रीज टैक्सेशन। अब आप सोचोगे मैम अभी तो आपने बताया कि उसने टैक्सेशन कम किया, फिर अब आप बता रहे हो कि टैक्सेशन उसने इंक्रीज किया। उसने क्या किया, जो इन द सिटी, विद इन द सिटी जो थे वो सारे टैक्सेस, तो जो लोकल टैक्सेस थे वो तो उसने अबॉलिश कर दिए। लेकिन जो बाहर के टैक्स थे, अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसके जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा थे। मतलब वो इतने थे कि अगर वो घर के जो, मतलब उसकी विद इन द सिटी के जो टैक्सेस हैं, अगर वो उनको वसूल ना भी करे तो भी उसका काम बहुत ज्यादा अच्छे से चल जाएगा। तो उसने क्या किया, टैक्सेशन बढ़ा दिए। फिर दूसरी कर दी उसने क्या, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कोई भी कंटेंट, कोई भी पोएट्री हो गई, कोई भी लेक्चर हो गया, कोई भी ड्रामा हो गया, कोई भी स्क्रिप्ट हो गई, मतलब XYZ कुछ भी, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, ये सब, अगर इसमें कोई चीज आपको अगर डालनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले किंग की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं ये जो है ये मेरे व्यूज हैं, मैं ये रखना चाहता हूँ, मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या मैं इसे प्रिंट करा सकता हूँ। अगर वो उसको पसंद आया तो ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर उसे वो प्रिंट नहीं करने की आपको परमिशन देगा, नहीं देगा वो परमिशन आपको प्रिंट करने की। ठीक है, तो सेंसरशिप लगा दी नेपोलियन ने। फिर तीसरा आया फोर्स्ड एडमिशन इन आर्मी। अब बैटल्स चलती रहती थी। नेपोलियन का क्या था, उसका ड्रीम था कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं। वैसे बेसिकली हर राजा का होता है कि भाई मेरा सब जगह राज चले, पूरी दुनिया पे मैं राज करूं। तो नेपोलियन बेचारे ने भी ये ड्रीम देखा तो कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन उसने गलत क्या किया, उसने लोगों को जबरदस्ती भर दिया, कहाँ, आर्मी में। लोग बेचारे जाना नहीं चाहते थे, और वो आर्मी में लोगों को भरता जाता था लोगों को बहुत। उनको वहां जब आर्मी में वो लोग थे तो उनको खाने को नहीं देता था, उनको प्रॉपर जगह, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता था, प्रॉपर जगह नहीं मिलती थी जहाँ पे वो रह पाए। तो लोगों को उसने फोर्सफुली आर्मी में भरना शुरू कर दिया। उसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा उनकी तरफ बढ़ता चला गया, और फाइनली फिर ऐसा हुआ कि वाटरलू का एक बैटल हुआ 1815 में, और वो उसमें मारा गया। मतलब वो हार गया तो फिर उसके बाद उसको मार दिया गया। ठीक है, तो ऐसे हुआ नेपोलियन द ग्रेट का डाउनफॉल। ये इमेज देखो, आपको इसमें दिखेगा कि वो कैसे एक नॉर्मल फैमिली में से था, एक पेजेंट था, फिर वो एक आर्मी में गया, फिर आर्मी में वो ऑफिसर बना, फिर उसने और बड़े लेवल का जनरल बना, हेड बन गया, मिलिट्री हेड। फिर उसने कॉन्कर कर लिया पूरा फ्रांस, उसका राजा बन गया। राजा बनने के बाद वो सब लोगों को आर्मी में भर्ती करता गया, हर जगह की बैटल वो जीतता गया, और फिर लास्ट में वो क्या हुआ, उसका डाउनफॉल हो गया और उसको मार दिया गया। ठीक है, तो ये थी नेपोलियन द ग्रेट की कहानी। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाए, 2-3 चीजें मैं आपको इसमें बता देती हूँ एक बार फिर से। देखो, तो फेड्रिक सोरियू था। बहुत कंफ्यूजिंग नेम्स होते हैं, आई एम टेलिंग यू यार इन लोगों के, और इनका प्रोनाउंसिएशन भी इतना अजीब होता है ना फ्रेंच में। इफ यू गो एंड सर्च फॉर द फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन ऑफ फेड्रिक सोरियू तो पता नहीं क्या ही बताएंगे वो आप, राइट। तो अब जो फेड्रिक सोरियू था, ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है नेशनलिज्म के ऊपर। ये स्टार्ट होता है फेड्रिक सोरियू की एक प्यारी सी पेंटिंग से, जिस पेंटिंग में वो क्या कर रहा है, उसने कुछ पिक्चराइजेशन किया है। पिक्चराइजेशन कैसा है कि जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, सारी कंट्रीज के, वो किसमें, एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक में बन जाएं। ठीक है, सब लोग क्या हो, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हो।
अब वो जो पेंटिंग थी उसको 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहली जो पेंटिंग थी उसमें अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं वो सारे एज ग्रुप के और सारे सोशल ग्रुप्स के वो मार्च कर रहे हैं, एक लंबी सी उन्होंने रैली निकाल रखी है और वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने जो फ्लैग्स हैं उनको लेके, और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके आगे जाके वो उसको होमेज ऑफर कर रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं और फिर आगे चलते जा रहे हैं। दूसरा जो है सेक्शन, उसमें दिखेगा कि कुछ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के जो कट्टरवादी जो संस्थान थे उन सारे संस्थानों के कुछ अवशेष, जैसे कि राजा का मुकुट हो गया, उसका थ्रोन हो गया, उसके पुराने फ्लैग्स हो गए, और जो भी वहाँ के लोग जो पहनते थे रॉयल लोग, उन सब की जो टूटी हुई जो टूटी फूटी चीजें वो सब उस जमीन पे पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद थर्ड में हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड जो है वो इस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, जो कि अब नेशन स्टेट बन चुके थे। ठीक है, उसके पीछे कौन चल रहा है, उसके पीछे चल रही है जर्मनी अपना रेड ब्लैक और गोल्डन कलर का फ्लैग लेके, और उसके पीछे चल रहे हैं फ्रांस के लोग अपना रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग लेकर। अब ये सब जो देख रहे हैं लोग, ये सब जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसमें एक और आपको चीज दिख रही है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो सेंट्स हैं और जो एंजल्स हैं, वो ऊपर से आसमान से उनको देख रहे हैं और हैप्पी हो रहे हैं। ठीक है, अब नेशन स्टेट मैंने आपको बताया, नेशन स्टेट क्या होता है, एक कंट्री जिसके अंदर सिमिलर कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री और एथनिक कैरेक्टर, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये चीजें आ गई। ये जो नेशन स्टेट है इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर हम अब गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि जो नेशनलिज्म का आइडिया था ये आया कहाँ से लोगों को, ये आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने आपको पूरा बताया। फिर जो फ्रांस था हमारा वो क्या बन गया था, एक नेशन स्टेट बन गया था। वहाँ पे क्या क्या हो गया था, फ्रेंच जो है वो एज ए कॉमन लैंग्वेज बन गई थी, वहाँ पे सब लोग फ्रेंच बोलते थे। इंटरनल कस्टम्स और ड्यूज जो थे वो अबॉलिश हो गए थे। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया था और यूनिफॉर्म लॉज हो गए थे, सबके लिए एक जैसे लॉज बन गए थे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो गया था, एक जैसे वेट्स और एक जैसे मेजर्स सब लोग यूज करते थे। वहां बने जैकोबिन क्लब्स, जो पेरिस के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे थे उसकी जो बातें थी, जो उसकी कहानियां थी, वो फटाफट कहाँ पहुंचती चली गई, फ्रांस के दूसरे सिटीज में पहुंचती चली गई। तो वहां के जो मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड लोग थे और जो स्टूडेंट्स थे, उन सब ने मिलके बनाया जैकोबिन क्लब। ये जो था ये क्या था, एक पॉलिटिकल क्लब था। और साथ ही साथ जो फ्रेंच आर्मी थी हमारी, वो जहां भी जाती थी वहां पे जाके अपनी गुणगाथा गाती रहती थी और सब लोगों को बताती रहती थी अपने किस्से, कि कैसे हमने हमारे जो फ्रांस है उसको नेशनलाइज्ड कराया, कैसे हम नेशनलिज्म लेकर आए वहां पे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये कौन था, ये फ्रांस का राजा हुआ, कब हुआ, 1804 में। ठीक है, 1804 में ये फ्रांस का राजा बना। ये पहले मिलिट्री का हेड था। अब इसने क्या किया, इसने कॉन्क्वायर कर लिए अड़ोस पड़ोस के यूरोपियन कंट्रीज, और उसके बाद क्या बन गया, फ्रांस का राजा खुद को घोषित कर दिया। हाँ, फिर लेकिन इसने क्या किया, इसने डेमोक्रेसी को हटा दिया और फिर से क्या ले आया, फिर से ये ले आया मोनार्की सिस्टम। राइट, फिर आया नेपोलियनिक कोड, हमारा सिविल कोड जिसको कहते थे, 1804 में। इसमें क्या था, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली, नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ, दूसरी इक्वालिटी बिफोर लॉ सॉरी, और तीसरी राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीनों चीजें इसके अंदर लिखी गई थी। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए वहां के लोगों को, उसने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया, उसने जो पेजेंट्स थे उनको उनके मैनोरियल ड्यूज से और उनके सर्फडम से उनको आजाद कर दिया, कि भाई अब तुम्हें किसी और के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे ऊपर कर्जा था वो भी मैंने माफ किया। ठीक है, फिर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे कुछ, वो भी उसने अबॉलिश कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने बहुत बेहतर बना दिया। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, ये सब का उसने इंट्रोडक्शन कर दिया फ्रेंच सोसाइटी में। कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस, जो कॉमन करेंसी थी सबके लिए एक करेंसी, वो उसने इंट्रोड्यूस कर दी। अब डाउनफॉल क्यों हुआ, कोई चीज अगर बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो वो उतनी ही नीचे तेजी से वापस भी नीचे आती है, दिस इज लॉ ऑफ नेचर।
ठीक है। तो अब उसका डाउनफॉल क्यों हुआ? उसने बहुत सारे एक्सटर्नल टैक्सेस जो थे, जो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, उनसे वो बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लग गया। ठीक है। फिर उसने लगा दी सेंसरशिप, मतलब आप उसकी बिना परमिशन के कोई चीज नहीं बोल सकते, नहीं पब्लिश कर सकते, ना ही आप प्रिंट मीडिया में कुछ पब्लिश कर सकते हो, ना ही आप कोई सॉन्ग्स और हाइम्स गा सकते हो बिना उसे सुनाए। मतलब उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें उसकी बुराई हो रही हो, इन शॉर्ट। फिर उसने क्या किया? फोर्स एडमिशन इन आर्मी। उसने जबरदस्ती लोगों को उठा के और आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया, और लोगों को ले जाता था जंग पे, और उनको बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखता था। उनको ना प्रॉपर खाने को देता था, ना उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। फिर फाइनली क्या हुआ? बुराई का अंत हुआ। और बुराई का अंत कैसे हुआ? वो अपनी बैटल जो है वाटरलू की, वो हार गया 1815 के अंदर। और जब वो हार गया तो उसे क्या किया वहां के लोगों ने? बोला भाई अब तुम जाओ, अब तुम काम से गए। ठीक है। तो उसको मार दिया। राइट, समझ आ गया सबको इतना? अब आज के लिए इतना ही। आगे का कंटिन्यूशन हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो बाबा, अभी क्विज बाकी है। तब तक के लिए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके, क्वेश्चन 1। In 1848, who portrayed his dream visualizing the world made up of democratic and social republics? किसने सपना देखा था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का? नेपोलियन बोनापार्ट, एबीसीआरसी, मिराबू, या फिर फेडरिक सोरियू? बताइए। अभी तो रिवीजन भी कराया है, फिर से बताओ। ओके, सो द राइट आंसर इज, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल, इट्स बी, फेडरिक सोरियू। उसने देखा था सपना। यू कैन रिमेम्बर इट फ्रॉम सोरियू सपना, एस ओके। चलो, हो रहा था वो, तो उसने सपना देखा। Where the idea of nationalism began? कहाँ से जो है नेशनलिज्म की आइडिया की शुरुआत हुई? फ्रांस, अमेरिका, रशिया या इटली? कहाँ से हुई थी? चल, हाँ मुझे तो पता है, मैं मेरे मुंह से आंसर निकलने वाला था जस्ट, बट आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल, ताकि तुम लोग जल्दी से आंसर दे दो। ओके, टाइम अप। राइट आंसर इज फ्रांस। राइट। चलो, now Frederick Soryu's painting was divided in how many parts? कितने पार्ट्स में जो सोरियू की पेंटिंग थी वो डिवाइडेड थी? 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, या 5 पार्ट्स में? बताइए, सोचिए। मगअप गाइस, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल। ओके, सो टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज 4। राइट। चलो, When we call a state as a nation state, हम किसी भी स्टेट को नेशन स्टेट कब कहते हैं? शेयर्ड हिस्ट्री, सिमिलर कल्चर, एथनिक कैरेक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? जब उसमें क्या हो? सेम हिस्ट्री हो, एक जैसा कल्चर हो, एक जैसे एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेशन स्टेट। और आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो उसको हम कहते हैं क्या? नेशन स्टेट। चलो, what were the examples of the idea of collective identity in France? जो कलेक्टिव आइडेंटिटी का आइडिया था फ्रांस में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। मतलब लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि हम सब लोग एक हैं? वो किन चीजों से आता था उनमें? ला पेत्रे, ले सिटियोने, बी, ए एंड बी बोथ, और सी, नन ऑफ द अबव? टेल। Okay, time up. And the right answer is both A and B. La Petre means the common fatherland, हमारा fatherland. ले सिटियोने means citizens, जो ये citizens है हम सब एक हैं, हम सब एक ही जगह से belong करते हैं। और ला पेत्रे मतलब ये जो देश है ये हमारा fatherland है, हमारा जैसे हम मदरलैंड बोलते हैं ना हमारी मातृभूमि, वैसे वो पितृभूमि बोलते थे अपनी की हमारा फादरलैंड है। तो ये जो दो कॉमन आइडियाज थे कलेक्टिव आइडेंटिटी के, मतलब हम सब एक हैं, वो कहाँ से आए? फ्रांस से आए। चलो, जैकोबिन क्लब इज अ डैश क्लब।
जेकोबिन क्लब जो था वो कौन सा क्लब था? स्पोर्ट्स क्लब था, पॉलिटिकल क्लब था, सोशल क्लब था, या फिर कोई भी नहीं? मतलब लोग वहां जाके खेलते थे, वहां जाके गॉसिप करते थे, या वहां जाके पॉलिटिक्स की बातें करते थे? क्या करते थे? ओके, राइट, एंड द राइट आंसर इज बी, पॉलिटिकल क्लब. When did Napoleon Bonaparte become the Emperor of France? कब बना था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा? 1789 में, 1918 में, 1804 में, या 1850 में? This is very simple question, guys. You don't need even 30 seconds to answer this. Okay, time up. And the right answer is 1804. 1804 में बना था राजा. कौन बना था राजा? नेपोलियन बोनापार्ट. कहाँ का? फ्रांस का. चलो, नेपोलियनिक कोड इज ऑल्सो नोन एज. जो नेपोलियनिक कोड था, जो नेपोलियन ने बनाया था, उसको और क्या बोलते थे? The Civil Code 1804, the Treaty Code 1804, the Bar Code 1804, or none of the above. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. टाइमर. क्या था नेपोलियनिक कोड? उसको क्या बोलते थे? और साथ में द सिविल कोड. क्या बोलते थे? द सिविल कोड 1804. Okay. So, our next question is, what were the benefits of Civil Code 1804? ठीक है, नेपोलियनिक कोड के या सिविल कोड के जो बेनिफिट्स थे वो क्या क्या थे? फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड, यूनिफॉर्म लॉज, वेट्स एंड मेजर्स, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और ऑल ऑफ द अबव. क्या थे? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सब कुछ थे ना सिविल कोड में. उसने फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया था, यूनिफॉर्म लॉज और लॉज, वेट्स और मेजर्स भी वो लेकर आया था, बेटर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वो लेकर आया था. राइट. Why did the empire of Napoleon Bonaparte falls? जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके फॉल का जो कारण था वो क्या क्या बना या क्या बना इनमें से? इंक्रीज टैक्सेशन, पता नहीं. फोर्स्ड आर्मी एडमिशंस, आई डोंट नो. सेंसरशिप, आई डाउट. ऑल ऑफ द अबव, हाउ डू आई नो? यू टेल. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. क्या हुआ? इंक्रीज कर दिया उसने टैक्सेशन, उसने फोर्स एडमिशन कराया आर्मी में लोगों का, और उसने क्या लगा दी? सेंसरशिप लगा दी. इसलिए लोगों ने उसको डाउनफॉल कर दिया. राइट. Okay, so this was all about today. I hope you guys enjoyed this lesson. Or please go and install Unacademy app, download the app and get it installed. Use my code to subscribe, manage your goals, and take the subscription for plus courses. Okay, use my code BHAWANA and you'll get discount of 10%. Right? और आप अगर ये लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको ये पड़ेगा 11,250 ओनली में फॉर एन ईयर. 1 साल के लिए ये आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप इसमें एंजॉय कर पाएंगे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेक्चर्स, बहुत अच्छे क्विक और इजी टिप्स टू स्कोर मोर इन योर एग्जामिनेशंस. और आप बोर्ड वाले बच्चे हैं, 10th में आपको बोर्ड है, तो आपके लिए हम फोकस करेंगे बिल्कुल अच्छी अच्छी टिप्स पे ताकि आप अपनी जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर पाए. Okay, thank you friends. Stay at home. Please be happy. Keep smiling. Focus on your studies. Stay at home. Wash your hands. Keep sanitized and maintain social distancing. This is very much necessary nowadays. Okay. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन एज वेल. Okay. Bye bye. Take care. Have a nice day.